भैया, क्या बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना मेरी चाहती है बात तू? सुनिए। मेरी शादी की ना फिक्रे भैया करो। ये क्या कह रही है तू? पहले शादी अपनी रचाओ बिरान, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। एक भैया, आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो? अरे भैया, आप तो मेरी शादी कर देंगे, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया। फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया। घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, वो आपकी देखभाल करेंगी भैया। उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन, ठीक कहती है तू। तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन, कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं, ताकि मुझे कौन तेरे जाने के बाद मुझे कौन एक गिलास पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। लेकिन बहन तू ही जरा सोच, तू कह रही कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं। अरे जब मैं इस हाल में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहेगा? नहीं बहन, ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। शिव बहादुर तो इसे समझा, ये पागल है। जानो भैया, बहन सपना भी नादान है, न समझ है। बहन सपना, भैया, ये तू क्या कह रही है कि भैया पहले अपनी शादी कर ले? अरे पगली सोच, अगर भैया पहले शादी कर लेते हैं तो ये समाज, ये गांव भैया को जीने देगा? यही कहेगा देखो मोती कैसी इंसान है। घर में बहन सपना सयानी बैठी है और अपनी शादी करके ऐश कर रहा है। नहीं बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन, ऐसी बातें मत करो। भैया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मान जाओ बहन। और रही बात भैया की सेवा की, मैं भी जिंदा हूं ना। अरे मैं नहीं, गैर नहीं, अपना समझता हूँ बहन। इसका मतलब तू मुझे नहीं जानती ना। भैया, आप सब मुझसे बड़े हो भैया। जैसी मर्जी हो आप सबके वैसे ही करिए। दोबारा ऐसी बातें मत करना बहन। जो भैया कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। भैया बहन, मैं जा रहा हूँ बहन, लेकिन तू रोती क्यों है पगली? मैंने तुझे इतना समझाया, इतना समझाता हूँ कि देख बहन, तू रोया मत कर, क्योंकि अगर तू रोती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। अरे पगली, तू क्या जाने, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए मैं। अरे आज भगवान ने हम सबके ऊपर ये गम दिया है, कल वही भगवान इस दुख को काटेगा। भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन अपने भी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई बजेगी बहन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा।
जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो बहन अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जानती है बहन, इस दुनिया में सुख दुख के दो पहलू होते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो बहे अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते। अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करने वाले दुखी न रहता है, दुखी न रहता, सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से, हे विधाता हो, भाग्य लिखल कवना कलम से, विधाता हो। दुखी न रहता, सहलो न जाता, दुखी न रहता, सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से, हे विधाता हो, भाग्य लिखल कवना कलम के, हे विधाता। माई के दुलार छूटल, बाबूजी के प्यार हो, किस्मत में लिखल गम मिलल ओ प्यार हो। माई के दुलार छूटल, बाबूजी के प्यार हो, किस्मत में लिखल गम मिलल ओ प्यार हो। जब दुख भुलाइले भूले न पाइले, जब दुख भुलाइले भूले न
पहले खुशी देख छीन लीला झटी से। क्या बात है? हे विधाता भाग्य लिखल कहाँ। हाँ देखिए, ये जो मेला का आयोजन किया गया है, इस मेले में कुछ और सहयोग मिला है, वो सीरियल से हम बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। बड़ी खुशी की बात है। अजय कुमार गौतम पूरा दयाल जो कि 201 रुपए का सहयोग किए हैं। विजय बहादुर पटेल पूरा दयाल निवासी हैं, ये भैया 51 रुपए का सहयोग किए हैं। हरिराम पटेल पूरा दयाल निवासी हैं, 101 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। और मुन्ना पटेल पूरा दयाल निवासी है, जो 51 रुपए का सहयोग किए हैं। राकेश कुमार बिंद पूरा दयाल के 101 रुपए का सहयोग किए हैं। बड़ी महान बात है, अच्छी बात है। गांव में अगर ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा तो कमेटी वालों कहना है कि कभी यहाँ पर मेला का आयोजन बंद नहीं होगा, अच्छा से अच्छा प्रोग्राम दिया जाएगा, मेला आगे बढ़ता जाएगा। साथ साथ 21 रुपए पुरस्कार सील पर दिए हैं। भैया को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ देखिए, ये भैया यादव डांसर बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, जो कि सतहरिया पावन धरती से आए हैं। उनकी तरफ से 11 पुरस्कार आया है। हम पार्टी तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। निकल जाऊं जिस तरफ, अरे निकल जाऊं जिस तरफ, भूटान आ जाए, समंदर से लेकर सारा आसमान थरथरा जाए। मेरे भय के कारण, मेरे भय के कारण ये पृथ्वी मौन है। मैं हूँ नारायण जगता, मुझसे बढ़कर कौन है। चलेगी जोश की दरिया, चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगा, कसम परमात्मा की मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। हमें ब्रह्मा, हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हमें महेश कहलाए हैं। शेर और बकरी को पानी एक घाट में पिलाए हैं। इलाका सन्नाटा है, काली बदरिया छाई हुई है। इस वक्त हम लोग अपने मेन अड्डे पे आ गया हूँ। चलता हूँ, अपने सबसे पहले अपने सरदार सिंह से मुलाकात करता हूँ। इससे कि पहले मेरा एक साथी है शेरा सिंह, उससे मुलाकात करेंगे, तब चलेंगे हम अपने सरदार सिंह के पास में। शेरा सिंह, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। क्या हाल चाल है प्रमोद? हाल समाचार सब ठीक है ठाक बा। अच्छा ये बता, हाँ मैं तो मुझे इसलिए भेजा था, हाँ, वो काम करके आया था लेकिन नहीं आया बे। गोला बारूद जितना था मैं सब उठा के अपने अड्डे पे रख के आ रहा हूँ। सही से रख दिया है ना? लोढ़ा सिंह को बोल दिया हो किस पर बे निगरानी रखना है। हाँ। अगर साले एक भी सामान इधर उधर हुआ तो साले हम दौड़ा के गोली मारेंगे तुमको। बहुत सही।
प्रमोद, जी शेरा। आज हमको तुमको कहाँ चलना है? अब हमका का पता कहाँ अबे चलना है? साले, नहीं पता है? एक चीज बात अच्छा है ना, बता साले, कितने साल से रह रहा साथ है बे? शेरा सिंह मैं ये सोच रहा हूँ हाँ? इसी पूरे दयाल में आज हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन जब सब लोग ड्रोन देखना शुरू कर देंगे तो हम लोग जो पटेल लोग कोल्ड स्टोर से आलू ला के रखे हैं सब सर। आलू लूट लेते हैं। नहीं साले, बगली गंजी बोया हुग लूट ले कुत्ता साले। आलू महंगा है, 20 रुपये किलो बस। दस। अरे मेरी बात सुन, बोला हमको कहाँ चलना है तुम्हें नहीं पता है? ना 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 ना, अबे अबे मैं बताता हूँ हम कहाँ चलना है। क्या चलना है? हम लोग पहले सरदार जी के पास चलते हैं, हाँ उनसे मैं भवानी का नाम लेते हैं, जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चल साले। चलो। सरदार जी, जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या बात है प्रमोद, क्यों चौंक रहा है? सरदार जी जरा सरदार जी की तरफ देखिए, आप ऐसे बात कीजिए। जब हम लोग आते थे माँ भवानी का नाम लेते थे तो सरदार जी खुश होकर के माँ भवानी का नाम लिया करते थे। आज ना जाने क्या बात है, कोई जवाब नहीं दिए। इसका मतलब तो आप ही पूछ सकते हैं, हम पूछब तो गड़बड़ा ही जाएगा। क्यों साले गड़बड़ा जाएगा बे? जाना कहाँ, हम कितना बड़ा गांडू है। हाँ साले, कितने बड़े डाकू हो। चल साले पकड़ो खड़ो। सरदार जी, जब हम दोनों भाई कुआं में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात का है, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, जी सरदार जी। तो मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो जी सरदार जी। कि आखिर आज मैं इतना उदास क्यों हूँ और मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? जी सरदार जी। लेकिन शेरा सिंह, ये उदासी जानने से पहले तुमको एक काम करना होगा रे। कौन सा काम है ये सरदार जी? उदासी जानने से पहले यही काम करना होगा कि तुझको अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ऐसी क्या बात है सरदार जी? मैं जानता हूँ जो मेरी कहानी है, जो मेरी आप बीती है, शायद तू सुनकर बर्दाश्त न कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी आप बीती, मेरी कहानी को तो सुनना चाहता है तो तुझको ये काम करना पड़ेगा। जी सरदार जी। अगर तू जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन, मैं उदास क्यों हूँ। शेरा सिंह, सरदार जी। आज तू मुझको डाकू गंगा सिंह के नाम से जानता है ना? जी सरदार जी। शायद तुझको यह नहीं मालूम होगा कि ये डाकू गंगा सिंह बना कैसे। कैसे सरदार जी? शेरा सिंह, ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था और कहीं और नहीं, इसी धारा नगरी का रहने वाला था। इसी धारा नगरी का रहने वाला एक गरीब मजदूर के घर में जन्म लिया था, जो कि मेरे पिता का नाम शायद तुमको मालूम है या नहीं, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था और मेरी माता जी थी जिनका नाम सुशीला देवी था। घर में मेरे माता पिता और हम सबको लेकर हमारे फैमिली में 5 सदस्य थे, जिसमें से माता पिता हो गए और सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती था, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, सरदार जी। मेरे घर में हमेशा गरीबी और लाचारी रहती थी। एक समय की बात है जब मेरे घर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी। मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ
किसानी का काम किया करते थे। एक समय मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मेरे पिताजी मेरे माता से बोले कि मैं जा रहा हूँ, जमींदार साहब से कहूंगा तो मेरी मुसीबत को जरूर सुनेंगे। इतना बोलकर मेरे पिताजी उस जमींदार बादल सिंह के घर गए। बादल सिंह के यहाँ गए और 500 रुपए कर्ज के तौर पर लाए थे। काफी समय बीत गया, काफी टाइम बीत गया। मेरे पिताजी वो कर्ज बादल सिंह का न चुका पाए। एक दिन वो हरामखोर बादल सिंह मेरी झोपड़ी पर आया, मेरे घर पे आया और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगा। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी आपका कर्ज चुकाने के लिए हमारी स्थिति नहीं है, मुझको कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। लेकिन वो कमीना बादल सिंह जब मेरे बाबू के मुख से ये शब्द सुना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उठाई अपनी राइफल और मेरे पिताजी को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ सरदार जी? मेरे पिताजी को गोली मार दिया। उस समय हम दोनों भाई बहन लाचार मजबूर थे। मेरी माता हम लोगों को पेट भरने के लिए गांव में मांगने के लिए गई थी। जब ये गोली की आवाज सुनी तो भागी भागी घर पे आई और घर पे आने के बाद क्या देख रही है कि मेरे पिताजी जमीन पर चपटा रहे। ये सब देखकर मेरी माता से बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ जाकर उस जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी, लेकिन वो कमीना कुत्ता साला निर्दयी इंसान जब ये देखा तो उसको कुछ नहीं सूझा। मेरी माँ के गले को हाथ लगाया और ऐसा धक्का मारा कि मेरी माँ दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ मेरे माता और एक तरफ मेरे पिताजी। उस हरामखोर जल्लाद बादल सिंह ने अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता दोनों को उसी जलती हुई झोपड़ी में पीट दिया। मैं तो बहुत मजबूर था, लाचार था, लेकिन भाई बहनों के बीच में बड़ा होने के नाते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागा गया और उस जमींदार बादल सिंह के गिरेबान तक अपने हाथ को डाल दिया। उस आरामखोर बादल सिंह ने देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरेबान पर हाथ लगा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और बंदूक के बर से मेरे सर पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं डाकुओं के गिरोह में बैठा हूँ। जो मेरे गिरोह के सरदार जी थे उन्होंने मुझसे मेरी आप बीती पूछी, मेरी कहानी पूछी। मैंने उनको सब बताया और बताने के बाद कहा कि सरदार जी मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। मेरे माता पिता और मेरा भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बहन मेरे लिए तड़प रहे होंगे। तब मेरे सरदार जी बोले कि अरे ओ हीरा, तू सोच, अगर तू इस अवस्था में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला उस हरामखोर बादल सिंह से ले सकता है? जी सरदार जी। ये बात सुनकर मेरे भी समझ में आ गया कि सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इस अवस्था में घर जाऊंगा तो अपने माता पिता का जुर्म का हिसाब मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे शेरा सरदार जी। सिंह, उसी दिन से सरदार जी ने मेरा हीरा नाम मेरा नाम डाकू गंगा सिंह रख दिया। डाकू गंगा सिंह। शेरा सिंह, सरदार जी ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है, सही कह रहे सरदार क्योंकि जी। हमको इस वक्त तुरंत उस हरामखोर जमींदार बादल सिंह से मुलाकात करना है। सही कहते सरदार जी। आ रहा हूँ हरामखोर बादल सिंह।
देखता हूँ तू इस गंगा सिंह से कितनी दूर भाग कर जा सकता है। अरे ए बादल सिंह, अगर दौड़ा कर तुझको गोली ना मार दिया ना हरामखोर, तेरी माँ का दूध हराम है रे। आ रहा हूँ हरामखोर। चलिए सरदार जी। शेरा सिंह, चलो लेकिन कैसे चलते हैं? आज इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की, क्या बात है सरदार जी? आज इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की, तीनों बुराई लोगों ने इश्क में। इश्क में क्या